वाल्मीकि समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी चुनाव आयुक्त अरुण गोविल की नियुक्ति की फाइल। 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुनवाई। गुजरात में चुनावी प्रचार हुआ तेज। 1 दिसंबर को पहले चरण का होगा मतदान। प्रधानमंत्री आज गुजरात के मोडासा, पालनपुर, दहेगाम और बावला में करेंगे चुनावी रैलियां। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों का ये जत्था आज काशी विश्वनाथ धाम का करेगा दर्शन। और बाराबंकी के चंदौली के पूर्वा गांव में जेट्रोफा का फल खाने से करीब 1 दर्जन लोग हुए बीमार। बाराबंकी जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कुछ लोगों की हालत गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल केंद्र सरकार से मांगी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि वो देखना चाहता है कि नियुक्ति की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। साथ ही कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पूर्ण स्वायत्तता पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहना चाहिए। 5 जजों की संविधान पीठ सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल आज पेश करने का निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय निष्पक्ष कोलेजियम से कराए जाने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राज्य में पालनपुर, मुडासा, दहेगांव और बावला में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकी गतिविधियों को गंभीर खतरा बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे तत्काल और संकल्पबद्ध होकर निपटने की जरूरत बताई। 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ बुधवार को कंबोडिया के सिएम रीप शहर में शुरू हुई। बैठक में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य देशों और संवाद सहयोगी देशों के रक्षा मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मौजूदगी में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी जटिल कार्रवाइयों और घटनाओं के प्रति चिंतित है जिनसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर असर पड़ता है। भारत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और विमानों की आवाजाही का पक्षधर है। भारत समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में विश्वास रखता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान हो। रक्षा मंत्री ने आशा प्रकट की कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता के बारे में जारी बातचीत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियां गंभीर खतरा हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इनसे तत्काल और संकल्पबद्ध होकर निपटने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने वर्तमान भौगोलिक, राजनीतिक गतिविधियों और उत्पन्न ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की ओर विश्व का ध्यान केंद्रित किया। रक्षा मंत्रियों की बैठक का शुभारंभ कंबोडिया के प्रधानमंत्री के संबोधन से हुआ। हुन सेन ने अपने संबोधन में कहा कि ADMM+ बैठक विचारों के मुक्त आदान प्रदान द्वारा परस्पर समझ को बढ़ावा देने वाला अहम मंच है। गौरतलब है कि ADMM+ 10 आसियान देशों और उनके 8 संवाद साझेदार देशों की वार्षिक बैठक है। ध्यान रहे कि इस साल भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है।
कल देर शाम चेन्नई से चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर काशी तमिल संगमम में आए लोगों का रेल प्रशासन और स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। ये तमिलनाडु से आने वाला तीसरा जत्था है जिसमें साहित्यकारों को लाया गया है। यहां जंक्शन पर उतरते ही यात्रियों का काशी की संस्कृति के अनुरूप तिलक लगाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दल में 216 लोग साहित्यिक ग्रुप से आए हुए हैं जिन्हें काशी बस के द्वारा भेजा गया है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम हो रहा है और जिसके अंतर्गत पीडीयू जंक्शन में जनपद चंदौली में एक स्पेशल ट्रेन आई है जिसमें कि लगभग 216 यात्री वहां से आए हैं और उन सबका यहाँ पे वेलकम किया गया। सबको कारपेट ढोल नगाड़े के साथ सबका स्वागत किया गया, तिलक लगाया गया, माला डाले गए और अभी सभी लोग को बसेस में बिठा करके काशी के लिए रवाना किया। काशी तमिल संगमम में आए तमिलनाडु के शिल्पियों के द्वितीय दल ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन पूजन करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की भव्यता को भी देखा। सदस्यों ने कहा कि हम लोगों का जिस प्रकार से स्वागत हुआ और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जो परिवर्तन और भव्यता देखने को मिली है, ऐसा पहले हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। यहाँ आकर हम सभी धन्य हुए। इसके बाद सभी काशी विश्वनाथ मंदिर के भोगशाला में जाकर भोजन कर मां अन्नपूर्णा का स्मरण किया। इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के सीईओ ने बताया कि इन सभी लोगों के चेहरे से आप महसूस कर सकते हैं कि ये लोग कितने अभिभूत और प्रसन्न हैं। दो 210 आदमी इधर आया है, हर कोने से इधर आए हैं। सपने में भी ऐसा सपने नहीं हमको मिल जाएगा। इतना कार्यक्रम में, इतना इंतजाम में, इतना बड़ा कार्यक्रम के मोदी जी को पहला नमस्कार मैं कहता हूँ। यहाँ सब अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है। 2 साल के पहले ऐसा नहीं था, अभी बहुत अच्छा है। मोदी जी के बहुत धन्यवाद। ये ट्रिप ने मोदी जी ने बनाया है, बहुत अच्छा चीज़ है। ये दोबारा भी मोदी जी ने आएगा। ये ट्रिप में ये टू इज़ एकदम ठीक है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से पधारे हस्तशिल्पियों के साथ स्थानीय शिल्पकारों ने एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानने का प्रयास किया। विशेषज्ञों ने हस्तशिल्प के महत्व को बताते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं तमिलनाडु से पधारे नित्यानंद उपराज शिल्पी ने यहां की कला को देखकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अद्भुत प्रयास किया है कि दोनों जगहों की संस्कृति के साथ साथ एक दूसरे की कला को समझने का एक मंच प्रदान किया जा रहा है। वो सब कुछ मुझे बहुत खुशी देते हैं। मोदी जी ऐसा वाला ये प्रोग्राम बनाने के लिए मैं बहुत संतोष है। इसके बारे में हमारा दोस्तों को और सब मेरा फैमिली को, परिवारों को, सबको मैं फ़ोन में अब न्यूज़ देता रखता हूँ। इसी से हमारा सब लोग भी इसमें खुशी होते हैं। इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया होना हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गंगा आरती लेने का वो पहले बार देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था उधर। और आज हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आए हैं मीटिंग करने लिए और उसके बाद भी हम प्रयागराज और त्रिवेणी संगमम जा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी एक्सलेंट, वेरी गुड। थैंक्स फॉर मोदी एंड फॉर अन्नामलई फॉर सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ इनिशिएशन फॉर द कंट्री। काशी तमिल संगमम पर ताजा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं वाराणसी से अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह से। हरिकेश, काशी तमिल संगमम में आज क्या कुछ खास होने वाला है और वाराणसी में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? हरिकेश, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हरिकेश, जी
हरिकेश, काशी तमिल संगमम में आज क्या कुछ संतोष वड़क्कम, जैसा कि आपने पूछा कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, तो जो तीसरा ग्रुप आया है ये साहित्यकारों का ग्रुप है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कल शाम में उतरे वो लोग और उनको बस द्वारा जहाँ पे ठहरे थे वहाँ पे लाया गया उनको जो है। और आज की समय में आज जो आपको मैं बताऊं कि आज वो काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए उनकी व्यवस्था की गई है और वहीं पर ये दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है जो उनके लिए स्वागत सत्कार की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद उन लोगों को जहां पे वो ठहरे हैं वहां पर ले जाया जाएगा। शाम को काशी दर्शन के लिए, गंगा आरती के लिए, घाटों के दर्शन के लिए और माँ गंगा के पूजन के लिए जो क्रूज चल रहे हैं उनके माध्यम से उनको संत रविदास घाट से ले जाया जाएगा और उनको गंगा दर्शन और गंगा आरती दिखाई जाएगी। तो ये आज का जो व्यापक कार्यक्रम है वो इसके पहले भी जो समूह आए थे उनके लिए भी यही व्यवस्था की गई थी संतोष। और आज जो आए हैं चूंकि साहित्यकारों का समूह है, इसके पहला समूह छात्रों का था, दूसरा शिल्पकारों का था और ये साहित्यकारों का है। काशी में लोग आह्लादित है, उत्साहित है इनके स्वागत के लिए। इस काशी विश्वनाथ धाम के अलावा जो मुख्य व्यवस्था है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में की गई है, जहां पर तमिलनाडु के उत्पादों की एक कई श्रृंखला में स्टॉल लगे हुए हैं और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भी वहां के लोगों के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को यहाँ के छात्र परिवार के लोग, वाराणसी के नागरिक, जनप्रतिनिधि सभी वहां पहुंच रहे हैं और वहां पे साक्षात्कार कर रहे हैं। तमिल की जो विधाएं हैं, तमिल के जो उत्पाद हैं उनको खरीद रहे हैं, वहां के जो व्यंजन हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये पूरा जो माहौल है वो एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान का, साहित्य से लेकर उत्पादों से लेकर और जो छात्र हैं उनके बीच आपस में विचारों का चल रहा है। साथ ही जो यहाँ के विद्यालय हैं उनके छात्र वहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी प्रतिभागी बन रहे हैं। इसके पहले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसमें निवेदिता इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जो यहाँ की स्थानीय गायन परंपरा है कजरी, उसका जो है परफॉर्मेंस दिया। कल जो हुआ है उसमें संत तुलानंद स्कूल के बच्चों ने धन्यवाद हरिकेश। काशी विश्वनाथ। और अब समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में MSME के अंतर्गत NSIC का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ नेशनल SC/ST हब पवेलियन के नाम से बनाए गए पंडाल में 268 स्टॉलों पर देश भर के सभी राज्यों के उद्यमियों के उत्पाद देखे जा सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंत्रालय की योजना नेशनल SC/ST हब के तहत 268 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें देश के हर राज्य के उद्यमी अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टेट से यहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें बहुत एक्साइटमेंट है, उनको यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और नए नए तरह के उत्पाद उन्होंने यहाँ दिखा रखे हैं। तो और अभी तो फेयर एंड होने को आ रहा है, तो इनको काफी अच्छा यहाँ पे उनको बिजनेस भी हुआ है। यहाँ 268 में से 191 नए उद्यमी भी देखे जा सकते हैं। MSME ने इनके कौशल को दिखाने और विकास के लिए अवसर पैदा करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है, जिन्हें मेले में काफी पसंद किया जा रहा है। NSIC केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति इन उद्यमियों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से
खसरा टीकाकरण में काफी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ बच्चों को टीके की खुराक न मिलने का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। WHO और CDC ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा है कि अब दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में खसरे के फैलने का खतरा अब तेजी से हमारी तरफ आ रहा है और कोरोना वायरस के कारण खसरा टीकाकरण में लगातार गिरावट आई है। साथ ही इस बीमारी पर निगरानी में भी कमी हुई है, जो कि चिंताजनक है। गौरतलब है कि खसरा सबसे संक्रामक मानव विषाणुओं में से एक है और टीकाकरण के माध्यम से लगभग पूरी तरह से इसे रोका जा सकता है। हालांकि सामुदायिक प्रकोपों को रोकने के लिए 95% टीकाकरण की आवश्यकता है। संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में लगभग 4000 करोड़ बच्चे खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए हैं। सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बरेली पुलिस ने अलायंस बिल्डर्स के MD अरविंदर सिंह और उसके निदेशकों समेत 17 बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ SSP अखिलेश चौरसिया ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है ताकि ये लोग विदेश न भाग सकें। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने इन सभी को भू माफिया घोषित कर दिया है। अलायंस बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मुखौटा कंपनियों के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जे किए और उन पर कॉलोनियां बनाकर उनको बेच दिया। वहीं जानकारी मिलने पर BDA ने इन भू माफियाओं के कब्जे से 100 करोड़ की जमीन को भी कब्जा मुक्त करवाया है। SSP अखिलेश चौरसिया ने बताया कि सीलिंग की जमीन की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त के मामले में अलायंस बिल्डर्स के प्रबंध निदेशक MD अरविंदर सिंह, निदेशकों रमनदीप, अमनदीप, हनी सिंह और युवराज समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बैठक हमने 3 अक्टूबर को किया था, फिर हमने 10 नवंबर को किया था। अब अगली बैठक हमारी फिर दिसंबर को लगेगी और जो भी ऐसे गतिविधियों में संलग्न हैं, जो किसी व्यक्ति को या राज्य सरकार की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें हेराफेरी करा रहे हैं, हेराफेरी के माध्यम से जबरदस्ती ले रहे हैं, चीट करके ले रहे हैं, उन सबको हम लोग इस शासनादेश के अंतर्गत चिन्हित रख करते हैं। अगर उनके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, भूमि से संबंधित भी है वो, तो हम लोग उन्हें भूमाफिया की श्रेणी में चिन्हित करते हैं और उन संबंधित अपराधों के अंतर्गत कार्रवाई कराते हैं। बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र के चंदौली के पुरवा गांव में करीब 1 दर्जन लोग जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हो गए हैं। ये सभी गांव के ही खेत में बथुआ बीनने गए हुए थे। उसी दौरान इन सभी लोगों ने वहां लगे पेड़ से जेट्रोफा के फल भी खा लिए। जेट्रोफा के फल खाते ही सभी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सभी को पेट में तेज दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई। परिजनों ने सभी को इलाज के लिए स्थानीय CHC में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये हमारी बहन है छोटी सी, इसको लेकर। क्या नाम है? इसका नाम है रंजना। क्या हुआ क्या? हुआ क्या, ये लोग गए थे बथुआ बीनने खेत में और वहाँ पर लगा था एक डीजल का पेड़। जिसमें से इन लोगों ने छोटे छोटे फल लगते हैं डीजल के पेड़ में, तो ये लोग तोड़े, उसको खाए, उसका टेस्ट अच्छा लगा। अच्छा। तो ये लोग खाए और लेके भी आए। और लेने के बाद घर में लेके आए, खुद तो खाए, खुद भी परेशान है और जिन लोग खिलाए वो लोग भी परेशान। इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए बाराबंकी से जुड़ते हैं अपने संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के साथ। नितिन, ये पूरा मामला क्या है और जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हुए लोगों का इस समय स्वास्थ्य कैसा है? बाराबंकी में कल यहाँ पे जैदपुर थाना क्षेत्र का चंदौली का पुरवा गांव पड़ता है, वहाँ पर नितिन, ये पूरा मामला क्या है और जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हुए लोगों का इस समय स्वास्थ्य कैसा है? बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और रात होते होते तबीयत इतनी बिगड़ी कि वहाँ पर स्थानीय CHC में सभी को भर्ती कराया गया और वहाँ पर हालत इन लोगों की इतनी खराब होती गई, उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत बढ़ती चली गई। इसके बाद डॉक्टरों ने इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। इसके बाद गाँव वालों ने और उनके परिजनों ने उन सभी लोगों को अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में और जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल अभी 8 से 10 लोगों की स्थिति
नियंत्रण में है कि 3-4 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है। उनका जिला अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद नितिन। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदल रही है। इस योजना के तहत जनपद कानपुर देहात के प्राइमरी स्कूलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। योजना के तहत रंग रोगन से लेकर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही स्कूल परिसर में पौधे रोपकर हरियाली भरा माहौल भी बनाया जा रहा है। निजी स्कूलों की तरह जनपद के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को भी स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान के साथ ही अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। CSR फंड की मदद से शहर और देहात के क्षेत्र में मौजूद स्कूलों की तस्वीर बदली जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने बताया कि जनपद के अंतर्गत आने वाले 1925 स्कूलों में से 1600 स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों की तस्वीर बदल चुकी है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे कानपुर देहात में 1925 जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें लगभग 1600 विद्यालय में जो 19 पैरामीटर्स है उनका संतृप्तिकरण किया जा चुका है, जो कि पिछले अगर 4 महीने से बात करें तो पिछले 4 से 5 महीने पहले ये 77% था। अब सैचुरेशन 81% हो गया है। लगातार हम प्रयासरत हैं। इस हेतु हम लोग CSR फंड के माध्यम से, जैसे कि सरवनखेड़ा में अभी कई सारे विद्यालय हैं, भदेसा है, मनेथू है, जिगनीपुरवा है, जहाँ पर हमने फर्नीचर की व्यवस्था कराई, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम और स्मार्ट क्लासेस हमने प्रोजेक्टर लगवाए हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो अन्य विभाग के द्वारा किए जाते हैं, जैसे पंचायत के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से, उससे भी हम बड़े पैरामीटर संतृप्त करा रहे हैं। और जो कंपोजिट ग्रांट की धनराशि है उसका भी हम लोग लगातार यूज करवाकर, और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में पूरा संतृप्तिकरण करवा दिया जाएगा। मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। पहले हम जमीन पर बैठते थे तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था। अब हम फर्नीचर में बैठते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होते, पढ़ने में अच्छा भी लगता है। और हमारे साइंस कमरा भी है, उसमें मैम लोग समझाती भी हैं और पढ़ने में अच्छा भी लगता है। कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 5 मिलियन बस्तियों के समग्र विकास के प्रथम चरण का सांसद सत्यदेव पचौरी ने शिलान्यास किया। प्रथम चरण में आर्यनगर और सीसामऊ 2 विधानसभा के 4 वार्डों में 5 मिलियन बस्तियों में पेयजल लाइन, सीवर लाइन के कार्यों का शिलान्यास किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क बनवाकर मार्ग व्यवस्था और समुचित प्रकाश व्यवस्था के साथ ही बस्तियों में महिलाओं के विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और चिकित्सीय सुविधाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जिससे पिछड़ी मलिन बस्तियों में आदर्श और स्मार्ट माहौल बनाया जा सके। मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को सारी जन सुविधाएं मिले, यानी जिसका नाम दिया है समग्र विकास। सड़क है, बिजली है, पानी है, सीमर है, सामुदायिक केंद्र है, और बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र हो, और अगर जगह है तो वहाँ विद्यालय भी छोटा सा हो जाए, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो जाए। इस प्रकार की योजना कानपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाई है। कुछ बस्तियों में दिक्कत है कि वहाँ अतिक्रमण है, वो मुझे खाली कराना है। मैं नगर आयुक्त से बात करके 1-2 दिन में देखूंगा, वो अतिक्रमण खाली कराऊंगा, उन बस्तियों में भी विकास होगा। ये स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग स्लम रीडेवलपमेंट का प्लान्स लिए हैं, जिसमें सांसद जी के एडवाइस पे स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे सीवर और वाटर वर्क्स लगभग 4 करोड़ के काम लिया गया है फेज 1 में, और आने वाले दिनों में हम इसको और फेज 2 इम्प्लीमेंट करेंगे। और आइए अब देखते हैं आकांक्षी जनपद से जुड़ी खबर। आकांक्षी जनपदों की सूची में शामिल जनपद सोनभद्र में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक कायाकल्प देखने को मिल रहा है। कभी टाट पट्टी पर बैठने वाले बच्चे आज टेबल बेंच पर बैठकर न सिर्फ स्मार्ट क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर मिड डे मील का भोजन भी कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा निर्धारित बिंदुओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए जिले की बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार ने बताया कि बच्चों के लिए बैठने से लेकर साफ सुथरे शौचालय और बिजली से सारे विद्यालयों को आच्छादित कर दिया गया है। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से उनकी पढ़ाई भी करवाई जा रही है।
सर ये बहुत बड़ी क्रांति है पहले के ज़माने से अब के ज़माने में, और स्मार्ट क्लास आ जाने से तो और बच्चों में उत्सुकता है, अभिभावकों में उत्सुकता है, और हम लोगों को भी शिक्षण कार्य करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और बच्चे तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। जो चीज़ें उसमें है हमारे NCERT के माध्यम से इतना बढ़िया उसको बना करके दिया गया हमारा जो पाठ्यक्रम है, और चित्र के माध्यम है, उसमें थोड़ा कविता कहानी के माध्यम है, तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसको बड़ी आसानी से देख करके समझ जा रहे हैं। जैसे शिक्षा विभाग में यहाँ काफ़ी परिवर्तन किया है तेजी से। अब पहले यहाँ पे लोग अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराने से कतराते थे, लेकिन अब एडमिशन के लिए बच्चों के लिए लाइन लग रही है। उसके पीछे कारण है कि विद्यालयों का कायाकल्प तेजी से हुआ। अब विद्यालय की जो बिल्डिंग है, पेंटिंग और आकर्षक पेंटिंग से उनको सुसज्जित किया गया है। वो पेंटिंग ऐसी जो बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। विद्यालय में बिजली कनेक्शन है जिससे उनको पंखा से हवा भी मिल रही है, वाटर वायरिंग से उनको ऑलरेडी पानी मिल रहा है, टंकी लगी हुई है, और जो शौचालय की व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर हुई है। बुलंदशहर में एक भैंसा चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र में मुर्रा नस्ल के इस भैंसे की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रोजाना 23 किलो दूध पिलाकर और विशेष पशु आहार खिलाने से ये भैंसा 6.25 फीट ऊंचा और 16 फीट लंबा हो गया है। पशुपालक किसान कुलदीप ने भैंसा बलवान के सीमन को सुरक्षित और संरक्षित कराने की व्यवस्था की मांग की है, ताकि बलवान के सीमन से उन्नत नस्ल के भैंसों की उत्पत्ति हो सके। कई प्रांतों में हो चुके बफेलो शो में प्रदेश का नाम इस भैंसे ने रोशन किया है। ये आम भैंसों से बड़ा है, सुंदर है, प्योर मुर्रा नस्ल का है। इसका माँ का मिल्क रिकॉर्ड जो 23+23 है, हमारे यूपी में कहीं वो नहीं करवाया जाता। इसकी डाइट, अब इसकी जो माँ 23 लीटर दूध देती थी यही पीता था, और इसकी डाइट मिलन, मिक्सचर, घी, दूध, चना और ये घुमाना इसकी डाइट थी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने परकोटे के निर्माण के स्वरूप की जानकारी देते हुए बताया कि 14 फीट चौड़े परकोटे की लंबाई चारों दिशाओं में आयताकार 800 मीटर होगी। परकोटे के चारों दिशाओं में 4 मंदिर के साथ ही उत्तर और दक्षिण दिशा के मध्य में एक मंदिर होगा। इस प्रकार परकोटे में कुल 6 मंदिरों की स्थापना की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि परकोटे में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित 150 चित्र भी बनाए जाएंगे। राम मंदिर के परकोटे का निर्माण वास्तुकार सोमपुरा की परिकल्पना पर आधारित है। जैसा चित्र पहले था वैसा ही चित्र आज भी है, अर्थात वो लगभग 14 फीट चौड़ा होगा, चारों दिशाओं में आयताकार होगा। चारों दिशाओं में अगर कोई पैदल चलेगा तो उसे 800 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। 4 कोनों पर 4 मंदिर बनेंगे। उत्तर और दक्षिण दिशा में बीच में एक मंदिर बनेगा, अर्थात परकोटा में 6 मंदिर बने। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल। 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुनवाई। गुजरात में चुनावी प्रचार हुआ तेज। 1 दिसंबर को पहले चरण का होगा मतदान। प्रधानमंत्री आज गुजरात के मोडासा, पालनपुर, दहेगाम और बावला में करेंगे चुनावी रैलियां। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से तीसरा जत्था पहुंचा वाराणसी। साहित्यकारों का ये जत्था आज काशी विश्वनाथ धाम का करेगा दर्शन। और बाराबंकी के चंदौली के पूर्वा गांव में जट्रोफा का फल खाने से करीब 1 दर्जन लोग हुए बीमार। बाराबंकी जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, कुछ लोगों की हालत गंभीर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।